साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई अड्डा पे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों जो कि हर वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो साइंस लेके आगे पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये चैप्टर आप लोग के लिए बेसिक होने वाला है क्योंकि अगर ये पता रहा क्योंकि इसमें जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो आपके आगे हर एक चैप्टर में यूज़ होगा उसका। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसकी यूज़ जो है वो आगे के हर एक चैप्टर्स में होती है, चाहे वो क्लास 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। हर जगह पे इसका यूज़ होता है लेकिन बच्चे को पता ही नहीं रहता कि ये आया कहाँ से। तो उसी चीज़ को आज हम लोग इस क्लास में पूरे अच्छे से सीखेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि इन फिजिक्स वी डील विद द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज व्हिच वेरी इन देयर मैग्नीट्यूड टू अ लार्ज एक्सटेंट, वेरी लार्ज और एज वेल एज वेरी स्मॉल स्मॉल। क्या बोल रहा है कि फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग को ऐसा ऐसा क्वांटिटी मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है कि बहुत ज्यादा होता है या फिर किसी किसी का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल से हम समझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों वो कितना ज्यादा है। इतना वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ जो है स्पीड का लाइट 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है, जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यू है और बहुत लार्ज वैल्यू है। और वहीं अगर हम हाइड्रोजन एटम का डायमीटर लें तो वो देखिए दोस्तों कितना 0.000000001 मीटर, इतना छोटा है। तो यही बोल रहा है क्या कि फिजिक्स में क्या होता है कि मेजरमेंट क्वांटिटी जो होते हैं वो या तो उनका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है या तो उनका मैग्नीट्यूड कभी-कभी बहुत छोटा होता है। तो हमें ये इस तरीके से बड़े और इस तरीके से इतने छोटे जो इनका मैग्नीट्यूड है, उसे याद करने में और उसे याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर में क्या किया है कि इन बड़े-बड़े मैग्नीट्यूड्स को छोटा करके और स्मॉल बना के हम कैसे याद रख सकें, उसी चीज़ को हम लोग इसमें सीखेंगे और वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो बोल रहा है क्या कि फॉर कन्वीनियंस द मैग्नीट्यूड ऑफ सच फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा और बहुत छोटा होता है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 में उसे हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि दोस्तों ये, यहाँ पे कुछ रहेगा पावर। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं अगर 10 का पावर 0 रहा तो उसका वैल्यू होता है दोस्तों 1। 10 का पावर 1 रहा तो उसका वैल्यू होता है 1। 10 का पावर 2 रहा तो उसका वैल्यू होता है दोस्तों 100। जितना पावर उतना मतलब उतना बार 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 का पावर 5 लिखें तो 10 से हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 5 बार। इसी तरीके से यहाँ पे लिख रहा है 10 का पावर 3 दैट मीन्स 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों, अगर 10 का पावर नेगेटिव रहा, अगर 10 का पावर नेगेटिव रहा तो उतना 10 से हम डिवाइड करेंगे। 1 को उतना 10 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 10 का पावर कितना है दोस्तों 4, और ये बेस में है और इसका जब रेसिप्रोकल करते हैं हम, जब इसे ऊपर लेके आते हैं तो इसका पावर जो होता है दोस्तों वो हो जाता है नेगेटिव। तो उसी तरीके से जो जितने भी फिजिक्स में जितने भी बड़े-बड़े क्वांटिटीज़ होते हैं, बड़े-बड़े फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं दोस्तों, उनका मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है, तो उसे हम 10 की पावर में यूज़ करके छोटा बना के हम उसे याद करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर हम इस स्पीड ऑफ लाइट को 10 की पावर में लिखना चाहें तो हम लिखाएगा क्या दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो गया याद करना। उसी तरीके से इस हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर लिखेंगे वो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये भी हमारे लिए कितना आसान हो गया दोस्तों याद करना। तो इसीलिए बोला जाता है क्या कि अ क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 10 इज एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10 एज पॉजिटिव पावर ऑफ 10। इसका मतलब ये है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों जिसका मैग्नीट्यूड 10 से बड़ा हो, जिसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो 10 से बड़ा हो दोस्तों, उसको पॉजिटिव पावर ऑफ 10 आता है, उसमें जो पावर आता है वो पॉजिटिव आएगा। और जिसका मैग्नीट्यूड 10 से कम होगा, उस पे दोस्तों पावर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। उस पे जो पावर आएगा 10 का वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वही बोल रहा है क्या कि अ क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 10 इज एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव पावर ऑफ 10 एंड अ क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड लेस देन 1 जिसका मैग्नीट्यूड सॉरी दोस्तों मैग्नीट्यूड 1 से कम रहा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 से कम रहा, उसे हम नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जनरल फॉर्मूला है दोस्तों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है जहाँ पे m हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है, या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसे 10 की पावर n ऐसे ये लिखा हुआ है। इस तरीके फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके की फॉर्म में ऑर्डर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, लिखा जाता है। तो जहाँ पे m जो है हमारा क्या है? नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, और n इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ये n जो है हमारा क्या है? इंटीजर है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव होगा।
और यहाँ पे जो हमारा m है दोस्तों, वो m क्या है? ये एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा रहेगा लेकिन 10 से छोटा रहेगा। m जो है मेरा दोस्तों वो 10 से छोटा रहेगा लेकिन 1 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यही बोल रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि द पावर ऑफ 10 सॉरी दोस्तों, द पावर ऑफ 10 दैट इज 10 की पावर n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो पावर 10 का जो पावर आ रहा है दोस्तों, 10 का जो पावर आ रहा है, इसे ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और जो हमारा कैपिटल M है उसे हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। इस कैपिटल M को बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और इसे बोलेंगे ऑर्डर। तो चलिए आगे सीखते हैं हम कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज का ऑर्डर निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही जो पीछे फॉर्मूला लिखे थे दोस्तों, वही और यहाँ पे भी हम लिखे हैं। इसके हिसाब से अगर यहाँ पे जो हमारा m है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर m जो है ये m 3.2 के बराबर रहा, अगर m का वैल्यू 3.2 के बराबर रहा तो इसे हम लिखेंगे √10 वैल्यू, क्योंकि √10 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा, 10 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो वो वैल्यू 3.2 के लगभग ही आएगा। तो इसका मतलब हम जानते हैं दोस्तों कि किसी के ऊपर रूट रहता है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 पावर, मतलब x का पावर हम लिख सकते हैं 0.5। तो उसी तरीके से यहाँ पे √10 को लिखा है 10 का पावर 0.5। अगर हमारा जो m न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3.2 के बराबर रहा, तो जो 10 का पावर होगा दोस्तों वो होगा 0.5, और इसको जब हम राउंडेड करेंगे, राउंड फिगर में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 1। अगर m जो है 3.2 के बराबर रहा तो वहाँ पे 10 का पावर आएगा 0.5 दोस्तों, और इसको जब हम राउंड करेंगे तो इसका पावर आ जाएगा 10 का पावर 1। इसी से हम यहाँ पे जाने हैं क्या, कि अगर m का वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3.2 से छोटा रहा, अगर जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है दोस्तों 3.2 से छोटा रहा, 3.2 से छोटा रहा, तो इट्स पावर ऑफ 10 विल बी लेस देन 0.5। अगर देखिए यहाँ पे जो m मान लेते हैं हम 1.8 इंटू, ऐसे रहा दोस्तों, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 1.8 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखे हैं m का वैल्यू, और ये m का वैल्यू यहाँ पे क्या है कि 3.2 से क्या है, कम है, 3.2 से कम है। तो इसका जो पावर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 10 की पावर में 0.5 से कम आएगा, 0.5 से कम आएगा, जिसकी वजह से जब हम इसका राउंड फिगर करेंगे तो वो कितना होगा, 10 की पावर 0 में राउंड होगा दोस्तों। वही बोल रहा है कि अगर m जो है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 3.2 से कम होगा तो इसका जो पावर होगा, उसका जो पावर होगा 10 का, वो क्या 0.5 से कम आएगा, जिसकी वजह से तो जो m है वो किसकी ऑर्डर में लिखा जाएगा, 10 की पावर 0 की ऑर्डर में, और यही हो जाएगा उसका ऑर्डर। और उस समय जो ऑर्डर होगा वो 10 की पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर ये हमारा m जो है दोस्तों, m अगर 3.2 से बड़ा रहा तो इसका पावर जो है 10 का, वो क्या आएगा, 0.5 से ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम इसका ऑर्डर जो लिखेंगे दोस्तों 10 की पावर n+1। मतलब जब m का वैल्यू 3.2 से कम रहा तो उसका पावर जो है, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर 10 की पावर में वो ऐसे लिखाएगा, और जब उसको m का वैल्यू 3.2 से ज्यादा रहेगा तब उसको 10 की पावर में ऑर्डर करना होगा तो लिखेंगे 10 की पावर n+1। और यहाँ पे जो n है दोस्तों, n वो बोल रहा है कि n इज पॉजिटिव व्हेन डेसिमली शिफ्टेड टू द लेफ्ट। मतलब n जो है हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अभी पॉइंट है, ये अभी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, और इस पॉइंट को हम इधर मूव कराएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये लेफ्ट साइड हम मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो जो पावर होगा हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों। क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब पावर मतलब n, n जो होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन वही अगर हम राइट साइड मूव करेंगे तो जो हमारा n होगा दोस्तों वो n क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। उसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0.000275 है, तो हम पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो पावर आ रहा है 10 का वो नेगेटिव आ रहा है, 10 का पावर -4। अब यहाँ पे -4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट को शिफ्ट किए, यहाँ पे कितना स्टेप, 1 2 3 4.4 स्टेप्स पीछे गए, 4 स्टेप्स राइट साइड गए, इसीलिए 10 का पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। जितना स्टेप्स हम आगे या लेफ्ट साइड चलेंगे या राइट साइड चलेंगे उतना उस पे पावर, 10 पे पावर आता चला जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड इन पावर्स ऑफ 10। इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है कि उसके पावर्स ऑफ 10 का क्या मैग्नीट्यूड है। when that physical quantity is expressed in powers of 10 with one digit to the left of the decimal। और जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमको पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉइंट हम लगाएंगे दोस्तों, पॉइंट जो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, जो पॉइंट लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, ये आप एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है वो हमेशा लेफ्ट से एक डिजिट के बाद लगेगा दोस्तों, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा। यही बोल रहा है हमारा क्या,
कि कभी भी जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे पावर्स ऑफ 10 में, तो क्या करना होगा कि पॉइंट हमेशा जो डेसिमल होगा वो डिजिट के एक डिजिट के बाद हमेशा लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद हमेशा लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में लिखा हुआ है कि रूम का डायमेंशन दिया हुआ है 3.2 मीटर, 4.5 मीटर, 3.7 मीटर। और तो यहाँ से जो वॉल्यूम उस रूम में कितना है एयर का, वो आ गया दोस्तों 53.28 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 53.28, यहाँ पे जो पॉइंट है वो लेफ्ट से 2 डिजिट के बाद है, लेकिन हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, लेफ्ट के 1 डिजिट के बाद लगाएँगे, तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड 1 डिजिट आगे आ रहे हैं एक स्टेप, तो हमारा जो पावर है वो 1 क्या आ जाएगा, 10 का पावर 1 बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे जो दिया हुआ है एक कार्ड शीट है, उसका थिकनेस दिया हुआ है इतना। इस थिकनेस को अगर हम यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इधर, डिजिट के 1 डिजिट के बाद, तो इधर से इधर आने के लिए हमको 3 स्टेप इधर चलना पड़ा, तो 10 का पावर हमेशा क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पे 2.7 आप देख रहे हैं कि 3.2 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू m है हमारा 2.7 वो 3.2 से छोटा है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सिमिलर वैल्यू कितना हो जाएगा 10 का पावर 0, और इसका अगर हम ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 10 का पावर -3 10 का पावर -3। तो इसका इस तरीके से अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चीज लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बोल रहा है कि व्हाइल एक्सप्रेसिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमें हमेशा इट्स यूनिट मस्ट बी मेंशन, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी हमें आवश्यक होता है, जरूरी होता है उसका यूनिट भी मेंशन करना। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट चेंज होगा तो उसका जो पावर ऑफ 10 है दोस्तों, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो हमेशा उसका यूनिट भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि उसका यूनिट अगर चेंज होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो है पावर का, पावर ऑफ 10 का, वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, लेकिन अगर इसको हम ग्राम में चेंज करना चाहेंगे दोस्तों, ग्राम में केजी को, तो 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यूनिट है केजी, लेकिन जब यूनिट ग्राम होगा तो यहाँ पे ये पावर जो है वो 10 का पावर हो जाएगा -27। तो यूनिट चेंज हुआ तो पावर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसी तरीके से जब भी कभी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को का यूनिट अगर चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो पावर है मैग्नीट्यूड का, वो भी क्या हो जाएगा, 10 का पावर जो है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यही आप लोग को ध्यान दे रखना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 1.6 है, जो कि m का वैल्यू, और ये 3.2 से कम है। तो यहाँ पे 10 का पावर इसका वैल्यू कितना होगा, 10 का पावर 0, और 10 का पावर 0, और जब दो क्वांटिटी आपस में, जैसे कि अगर बेस सेम है दोस्तों, बेस सेम है और दोनों पावर जो है दोनों मल्टीप्लाई में, और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, दोनों का ऐड हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 0 और 10 का पावर -19 ऐड करेंगे, तो पावर जो ऑर्डर आएगा इसका दोस्तों वो क्या आएगा, 10 का पावर -19 आएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन का डायमीटर भी है और उसका ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चार्ट चार्ट हम मैंने आप लोग को दे दिया है, जहाँ पे सारा का फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, लेंथ का, एरिया का, मास का, और उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा आता है कि किसी भी चीज को मेजर करना हमारे लिए क्यों जरूरत होता है, नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। मतलब किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट का क्यों जरूरत पड़ता है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट। हम लोग को किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट का जरूरत होता है, क्योंकि उस स्टैंडर्ड यूनिट से हम जज कर पाएंगे कि वो सामान या फिर वो जो क्वांटिटी है वो क्या है, कितना है, कितना है। जैसे कि टू मेक आवर जजमेंट मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, और हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट का जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि हम जिस भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे दोस्तों, उसका मेजरमेंट जो हो वो क्या हो, रिलायबल हो और एक्यूरेट हो, सही तरीके से हो। फॉर प्रॉपर डीलिंग मेजरमेंट शुड बी द सेम फॉर एवरीबॉडी, ताकि वो जो मेजरमेंट हो वो हर जगह पे और हर चीज के लिए, हर लोगों के लिए सेम हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। इसलिए हमें एक यूनिट का जरूरत पड़ता है, ताकि उस यूनिट जो है, वो जो यूनिट है, हर लोग उसको फॉलो करते हो, हर लोग उसको फॉलो करते हो, और साथ ही साथ वो हर जगह पे क्या हो, सेम हो, बदले ना। जैसे कि दस देयर शुड बी यूनिफॉर्मली इन मेजरमेंट, यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट,
क्या बोल रहा है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी वी नीड अ कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स विच आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो बोल रहा है क्या कि हम लोग अगर एक यूनिट हमें मिल जाएगा मेजर करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि हमें यूनिफॉर्मिटी पता चलेगा, मतलब उस मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं उससे एक्यूरेसी पता चलेगा, उसका सही पता चलेगा, जिसकी वजह से हमें एक ये स्टैंडर्ड यूनिट्स का जरूरत पड़ता है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए दोस्तों, किसी भी चीज को एक्यूरेट सही तरीके से मेजर करने के लिए, ताकि दूसरे लोग सेटिस्फाई हो सके उस मेजरमेंट से, इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है किसका, यूनिट का जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है मेजरमेंट इज द प्रोसेस। मेजरमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन करके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 केजी इतना चावल रखा हुआ है, पर हमें बताना है कि ये कितना केजी ये चावल है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है 1 केजी का, जिसका मतलब ये कितना है, 1 केजी है। तो इस 1 केजी से हम सारा चावल को क्या करेंगे, एक-एक केजी के पार्ट में कंपेयर करेंगे, बाँटेंगे, और हम पता कर पाएँगे कि ये चावल कितना केजी है। उसी तरीके से मेजरमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें दिया है, तो उसका कंपैरिजन करते हैं हम किससे, विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। उसी नेचर के एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो वही बोल रहा है क्या दोस्तों, कि द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। तो वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसका हम लोग यूज करके अदर फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट क्या हो गया दोस्तों, तो यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is used to measure the magnitudes of other quantities of the same nature। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यूनिट क्या हो गया, तो यूनिट एक ऐसा क्वांटिटी होता है दोस्तों जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता, which is used to measure the magnitudes of other quantities, जो कि यूज किया जाता है अदर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए, और वो भी सेम नेचर के मैग्नीट्यूड को, सेम नेचर के क्वांटिटीज को। तो यहाँ पे दो चीजें जो आप लोग को बहुत ज्यादा याद रखनी है दोस्तों, वो लिखा हुआ है कि hence to express the result of a measurement of a physical quantity we must know the following two things। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, तो हमें दो चीजें जो है वो हमेशा बहुत ही ध्यान रखना है। तो पहला क्या है कि द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज टू बी मेजर्ड, मतलब किस क्वांटिटी में हम उसको मेजर कर रहे हैं उसका यूनिट हमें पता होना चाहिए, कि द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज टू बी मेजर। जैसे कि अगर मान लीजिए हम पानी को मेजर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका यूनिट क्या होगा, लीटर होगा। उसी तरीके से अगर हम चावल मेजर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका यूनिट क्या होगा, केजी होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि उस क्वांटिटी को हम जो मेजर कर रहे हैं वो किस यूनिट में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें आसानी होगा यूनिट को यूज करने में। और दूसरा क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स द एबव सेलेक्टेड यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन क्वांटिटी। मतलब कि दूसरा क्या है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू, उस यूनिट के साथ कितना न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है, उतना टाइम्स हम उसको क्या कर देंगे, उस यूनिट से सेलेक्ट करेंगे, तो वो क्वांटिटी हमारा मेजर हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका लेंथ है 10 मीटर, का यूनिट क्या है दोस्तों, मीटर। तो ये चीज एक होना चाहिए, पहला चीज ये कि उसका यूनिट हमें पता होना चाहिए क्वांटिटी का। और दूसरा, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहा है इट मीन्स दैट लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। यहाँ से हमें ये पता चला कि लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे हैं दोस्तों, मीटर में। तो यूनिट इज कांस्टेंट 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ दैट पीस ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे मीटर हो गया, ये 1 मीटर है मतलब, और वो क्लॉथ का इस मीटर का कितना टाइम्स चाहिए, 10 टाइम्स हमें चाहिए। मतलब 1 मीटर का कपड़ा है, उसका कितना टाइम्स चाहिए हमें, तो 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स करेंगे तो उतना बड़ा हमें कपड़ा चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों इसे हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है। हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उसके साथ यूनिट। जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास है 50 केजी, कितना है, 50 केजी। तो हम इसको लिखें, तो ये एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये 50 हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट इसका हो गया केजी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ में हमेशा दर्शाया जाता है, रखा जाता है। तो बोल रहा है क्या कि चॉइस ऑफ यूनिट, यूनिट का चॉइस कैसे करते हैं। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, तो किस तरीके का यूनिट जो है हमें चूज करना चाहिए, वो लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। जो भी यूनिट हम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करेंगे, उसका एक साइज ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानी हो कहीं से ले जाने में, लाने में, कन्वीनिएंट साइज हो, साइज भी ज़्यादा बड़ा ना हो और वो साइज बहुत अच्छा हो ताकि उसे हमें कैरी करने में आसानी हो। दूसरा, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन यूनिट विद एम्बिग्यूटी।
मतलब क्या है कि हमें क्या हो कि उसमें किसी भी तरीके का परेशानी ना हो उसे डिफाइन करने में। मतलब उस यूनिट को डिफाइन करने में हमें ज़रा भी किसी भी तरीके का क्या हो, परेशानी ना हो। और यूनिट्स शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, और जो यूनिट है दोस्तों वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा ना कि वो एक बार वो यूनिट खराब हो गया या भूल गया, हम दूसरा नहीं मिल पाए। मतलब वो आसानी से हमें क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए, मतलब एक्सेसिबल हो जाए। और या फिर द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद द स्पेस एंड टाइम। और उस यूनिट का जो वैल्यू है वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे धरती पे इतना है, मतलब हमारे देश में इतना है, हम इंग्लैंड चले गए तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे देश में अगर वैल्यू 5 है इसका, तो उस यूनिट का अगर इंग्लैंड चले जाएँगे तो वहाँ पे वैल्यू 10 हो जाएगा। मतलब उसका चाहे स्पेस एंड टाइम कहीं पे भी उसका यूनिट जो है, वैल्यू का यूनिट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। तो ये 4 बातें हम लोग को याद रखना है, कोई भी एक यूनिट अगर हम चूज़ करते हैं तो पहला क्या कि वो कन्वीनिएंट साइज़ में होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन, उसे मतलब डिफाइन करने में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो ईज़िली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। चौथा क्या है कि उसका जो वैल्यू है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट होते हैं एक यूनिट को चूज़ करने के लिए। अब ये यूनिट जो होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट्स। और दूसरा है हमारा डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स या फिर डिराइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज दैट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। तो मतलब फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट वो यूनिट होते हैं जो किसी दूसरे यूनिट से डिपेंड, किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये किसी से भी डिपेंडेंट नहीं होते, और विच कैन neither be changed or not nor can be related any other fundamental unit। और वो ना कभी चेंज होते हैं और ना ही किसी दूसरे फंडामेंटल यूनिट से वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा ऐसे फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे वो डिपेंड नहीं होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो ना ही अपना वैल्यू कभी चेंज करते हैं, वो ना ही कभी चेंज होते हैं, और ना ही किसी दूसरे फंडामेंटल यूनिट पे रिलेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जांपल है यहाँ पे, द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं किसी अदर यूनिट से। किसी भी यूनिट पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये सब यूनिट्स जो है हमारे, ये सब यूनिट्स क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। अब जस्ट उसका उल्टा होता है डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो कि जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिराइव यूनिट जो है हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स का ही यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि डिराइव यूनिट्स आर दोज व्हिच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब डिराइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पे? फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब इस फंडामेंटल यूनिट्स का ही यूज करके हमें डिराइव यूनिट्स फाइंड करते हैं, और व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स का ही हेल्प करके। जैसे यहाँ पे अगर हम यूनिट ऑफ एरिया लें या फिर क्यूब ऑफ द सेम लेंथ, देखिए एरिया का अगर हम यूनिट लें तो होता है लेंथ इंटू लेंथ, जो कि होता है मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम का लें दोस्तों तो एल इंटू एल हो गया। लेंथ हमारा क्या है? बेसिक यूनिट है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है, और यही फंडामेंटल यूनिट को 3 बार यूज करके हम यहाँ फाइंड किए क्या? मीटर क्यूब, मतलब एल क्यूब। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हो गया क्या? डिराइव यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाया जाता है। तो आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है क्या कि अब है यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं? तो देखिए मैकेनिक्स में, बेसिकली फिजिक्स के जो मैकेनिक्स होते हैं उसमें लेंथ, मास एंड टाइम जो है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। और यही तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके क्या बोल रहा है? दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। और ये जो तीनों हैं दोस्तों, ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी कोई भी आपस में एक दूसरे से डिपेंड नहीं होता। एंड अदर ऑल क्वांटिटीज कैन बी रिलेटेड विद देम। मात्र यही तीनों ऐसे क्वांटिटी हैं दोस्तों जो कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो बोल रहा है कि फॉर द यूनिट्स ऑफ दीज थ्री बेसिक क्वांटिटीज फॉलोइंग सिस्टम्स हैव बीन यूज्ड। तो मतलब इन तीनों बेसिक क्वांटिटीज का यूज करके तीन यहाँ पे सिस्टम्स जो है यूनिट का वो डिराइव किया गया है। तो आप देख सकते हैं पहला यूनिट है क्या दोस्तों? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या होता है तो आप लोग याद रख लीजिएगा, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। मतलब लेंथ को इसमें हम लोग मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को करेंगे ग्राम में, और टाइम को करेंगे सेकंड में। उसी तरीके से एफपीएस सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इस सिस्टम में हमें जो लेंथ लेंगे वो लेंगे फुट में, मास लेंगे वो लेंगे पाउंड में, और टाइम लेंगे किसमें? सेकंड में। उसी तरीके से एमकेएस सिस्टम में एम से क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मीटर। एम से क्या है? मीटर। मतलब लेंथ का हम लोग यूनिट लेंगे इसमें मीटर,
और मास का यूनिट लेंगे किलोग्राम और सेकंड टाइम का यूनिट लेंगे सेकंड। मतलब ये जो 3 हमारे बेसिक यूनिट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, वो होते हैं लेंथ, मास और टाइम। और यही तीनों बेसिक क्वांटिटीज का यूज करके 3 सिस्टम जो है वो डिराइव किया गया है। पहला सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस में मतलब सी से सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम मास का यूनिट और सेकंड टाइम का यूनिट। उसी तरीके से एफपीएस, एफ मतलब फुट, फुट लेंथ का यूनिट, पाउंड मास का यूनिट, सेकंड टाइम का यूनिट। उसी तरीके से एमकेएस मीटर लेंथ का यूनिट, के से किलोग्राम, किलोग्राम मतलब मास का यूनिट और सेकंड मतलब टाइम का यूनिट। देखिए उसके बाद इन तीनों के बाद ये जो अपने-अपने यूनिट्स थे, ये पहले तो इनका यूज़ किया जाता था लेकिन अब इनका यूज़ नहीं होता है क्योंकि अब हमारे पास आ गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो कि ये हर देश में लागू होता है दोस्तों। और ये यूनिट से ही हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी बुक में हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उनमें हम जितना भी पढ़ते हैं तो उनमें सारा में हम लोग एसआई यूनिट ही पढ़ते हैं। और ये यूनिट जो है वो 1960 में जब जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें बहुत सारे देश जो है पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ पे हर एक यूनिट का एक-एक कन्वीनिएंट यूनिट डिसाइड किए हैं, जिसको बोला गया एसआई यूनिट। और ये यूनिट्स हर देश के लिए मान्यता, हर देश के लिए सेम रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि इन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स रिकमेंडेड दैट इन एडिशन टू द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम and the units of temperature, luminous intensity, current and the amount of substance also be taken fundamental units। और इस मीटिंग में, इस इंटरनेशनल डी सिस्टम यूनिट्स के मीटिंग में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, उसमें लेंथ, मास और टाइम का जो है एक प्रॉपर यूनिट डिसाइड किया गया है, जो कि हर देश के लिए सेम रहेगा। और इन तीनों के साथ साथ टेम्परेचर का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का और करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी यूनिट जो है वो एक बेसिक यूनिट्स के अंदर, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर रखा गया। मतलब अब इनको ये जो यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी से बनते नहीं है, पर इनका यूज करके हम बाकी के क्वांटिटीज का यूनिट्स हम बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। तो द यूनिट्स ऑफ एंगल एंड सॉलिड एंगल, और दो और यूनिट दोस्तों, एंगल और सॉलिड एंगल का भी यूनिट्स जो है उसको रखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, तो इस हिसाब से हमारे टोटल जो है, टोटल देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। कितने? 7 और 2 सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, टोटल कितने? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए और 2 हो गए हमारे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो टोटल हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो नीचे 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। तो आप लोग को सिर्फ यहाँ पे 9 और 10 में तो बस यही तीनों के बारे में पढ़ना है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा-मोड़ा आएगा टेम्परेचर के बारे में। लेकिन ये सब आप लोग को पढ़ना है आगे के क्लासेस में, हायर के क्लासेस में 11-12 में पढ़ना है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम जो लेंथ का है वो क्या होता है? मीटर होता है और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। उसी तरीके से मास का एसआई सिस्टम क्या होता है? किलोग्राम, केजी। टाइम का क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, जो कि हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, जिसको हम लोग एमओएल के से डिनोट करते हैं। और एंगल का होता है दोस्तों रेडियन, जिसको आरडी से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल का होता है स्ट्रेडियन, जिसको एसटी और डैश आरडी से डिनोट करते हैं। ये हमारे हो गए 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। और यही यूनिट्स का यूज करके हम लोग बाकी के यूनिट्स को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कुछ प्रीफिक्सेस जो हैं बिग मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो आप लोग याद रखिएगा, डेका को डिनोट करते हैं डीए से, और इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, डेका का मतलब होता है कितना? 10। उसी तरीके से हेक्टो का मतलब 100, हेक्टो का मतलब 100। उसी तरीके से किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 मतलब 10 पे कितना जीरो, 1 पे कितना जीरो, 6 जीरो। ये इसी को हम लोग लिखेंगे क्या? 10 का पावर 6, जो कि हम लोग पीछे सीख चुके हैं निकालने ये। उसी तरीके से गीगा लिखा जाता है 10 का पावर 9, टेरा लिखा जाता है 10 का पावर 12, पेटा लिखा जाता है 10 का पावर 15 और एक्सा लिखा जाता है 10 का पावर 18। तो ये जो बिगर मेजरमेंट्स है दोस्तों, उनमें प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मीटर में हम यूज कर दिए किलो, किलोमीटर। तो किलोमीटर कितना हो गया? 1000 मीटर, क्योंकि किलो का मतलब कितना होता है? 1000। किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो उसी तरीके से हम इन लोग का यूज करते हैं एज ए प्रीफिक्सेस। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस में, किताबों में ये आगे आ तो जाता है, पर कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं चलता है। उसी तरीके से कुछ स्मॉलर मेजरमेंट्स हैं, उनमें भी प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि डेसी। डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100, मिली का मतलब 1/1000। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेसी का मतलब 1/10 का मतलब 10 का पावर -1
10 का पावर -2। उसी तरीके से माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6। तो आप लोग ये एक माइक्रो, नैनो और मिली ये तीनों याद रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को ये बहुत ज्यादा यूज होगा। माइक्रो, उसी तरीके से पिको, पिको का मतलब 10 का पावर -12। फेम्टो 10 का पावर -15, और इसी फेम्टो को हम लोग बोलते हैं फर्मी भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फर्मी का भी वैल्यू होता है 10 का पावर -15। ऑटो 10 का पावर -18। तो ये कुछ प्रेफिक्सेस थे जो कि बिग मेजरमेंट्स के लिए, बड़े-बड़े मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, और छोटे-छोटे मेजरमेंट्स के लिए यूज भी किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका, यूनिट ऑफ लेंथ देखेंगे दोस्तों। किसका देखेंगे? यूनिट ऑफ लेंथ। और हम लोग जानते हैं लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अब इस मीटर के भी कुछ सब यूनिट्स होते हैं, जैसे कि फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल लेंथ, अगर छोटा लेंथ हमें मेजर करना है, या फिर तो जो मीटर है हमारा, जो मीटर का यूनिट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा यूनिट हमें मेजर करना है, छोटा लेंथ हमें मेजर करना है तो उसमें द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब यूनिट्स ऑफ द मीटर आर, तो जो छोटी लेंथ के लिए जो हम सब यूनिट्स यूज करते हैं मीटर का, वो होता है क्या हमारा? सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, और इसको माइक्रोन, या फिर इसी माइक्रोन को हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा नैनोमीटर होता है। तो ये सब जो है वो छोटे यूनिट्स के लिए, छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सेंटी का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इज 1/100 पार्ट ऑफ मीटर। मतलब सेंटीमीटर क्या होता है? तो मीटर का 1/100 पार्ट। मतलब मान लीजिए कि 1 मीटर अगर इतना है, तो इसका 100 पार्ट आप डिवाइड कीजिए, तो उस 100 पार्ट जो होगा वही होगा 1 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से मिली होता है मीटर का 1/1000 पार्ट दोस्तों। मिली क्या होता है? मीटर का 1/1000 पार्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1/1000 मीटर होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से माइक्रोन, जिसे हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं इट इज 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द मीटर। मतलब 10 की पावर 6 होता है, -6 होता है दोस्तों। और माइक्रो को डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका वैल्यू होता है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 अगर मीटर में करेंगे तो दोस्तों। और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 का पावर -4, मिलीमीटर में करेंगे तो 10 का पावर -3। उसी तरीके से है यहाँ पे नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 का पावर -9th पार्ट ऑफ द मीटर। मीटर का 10 की पावर -9th पार्ट, मतलब 1 मीटर का 1 पे 9 जीरो, इतना पार्ट कीजिए तो वो पार्ट होगा नैनोमीटर। तो सोच लीजिए कि कितना छोटा होगा ये। ये सब जो है वो शॉर्ट लेंथ, मतलब छोटे-छोटे लेंथ्स को मेजर करने के लिए ये सब यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। अब बोल रहा है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर, और मीटर्स के और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है? फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ और डिस्टेंसेस द मीटर इज कंसीडर्ड टू स्मॉल। अब हमें बड़ा-बड़ा लेंथ मेजर करना है, या फिर डिस्टेंस मेजर करना है कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, यहाँ से कोडरमा कितना दूर है, यहाँ से तिलैया कितना दूर है। तो हमें जब बड़े-बड़े डिस्टेंस या फिर लेंथ को मेजर करना होता है, तो मीटर बहुत छोटा यूनिट हो जाता है। इसीलिए जो मोस्ट कॉमनली जो मल्टीपल यूनिट यूज़ किया जाता है वो क्या है? किलोमीटर यूज़ किया जाता है। तो किलोमीटर का में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्तों? 1000 मीटर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे है नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। कुछ यूनिट्स हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है दोस्तों। जैसे कि बिगर यूनिट्स, जैसे कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द हेवनली बॉडीज द किलोमीटर इज कंसिडर्ड टू स्मॉल यूनिट। क्योंकि अब मान लीजिए कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। अब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि अगर किलोमीटर में करेंगे तो वो कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए इन बड़े-बड़े डिस्टेंसेस का लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन से यूनिट्स का? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर या फिर पारसेक का। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एयू क्या होता है? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो दोस्तों कितना होता है? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है वही होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये कितना होता है? 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है दोस्तों। उसी तरीके से लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट जो है 1 साल में जितना दूर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही होता है 1 लाइट ईयर। तो ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, दैट इज 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इन 1 ईयर। तो इसको हम लोग जब निकालेंगे तो वो आता है 9.46 into 10 की पावर 12 किलोमीटर। मतलब 1 लाइट ईयर में इतना किलोमीटर होता है। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मतलब 10 का पावर 12 है, तो 10 का पावर 15 मीटर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से पार्सेक जो है वो इससे भी बड़ा यूनिट होता है। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर the semi-major axis of an orbit of Earth subtended an angle 1 degree, sorry 1 second at the center of the sun.
1 पार्सेक इज द 3.26 टाइम्स ऑफ द लाइट ईयर। तो समझ लीजिए कि 1 पार्सेक जो है दोस्तों वो लाइट ईयर से 3.26 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब लाइट ईयर कितना होता है 9.46 into 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो 1 पार्सेक कितना हो जाएगा 3.26 into 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर, जो कि आ जाएगा 3.08 into 10 की पावर 16 मीटर। तो ये सब जो है दोस्तों वो बहुत हैवी डिस्टेंसेस, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ये सब यूनिट्स का। उसी तरीके से स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ अब क्या है, टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल एटम और ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए स्मॉल साइज यूनिट कॉल्ड एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। अब क्या बोल रहा है कि बहुत छोटे छोटे, जैसे कि लाइट का वेवलेंथ हो गया, मॉलिक्यूल का साइज हो गया, एटम का साइज हो गया, इलेक्ट्रॉन का साइज हो गया, ये सब का साइज हम लोग मेजर करते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में दोस्तों। किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो ये एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या है, एक बहुत ही स्मॉलर यूनिट है, छोटा यूनिट है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्हाइल द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टिल स्मॉलर फर्मी यूनिट। मतलब न्यूक्लियस का साइज जो है दोस्तों वो और छोटा यूनिट में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फर्मी। और 1 एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होता है 10 की पावर -10 मीटर। मतलब 1 मीटर का 1/1 पे 10 जीरो लगा, उतना पार्ट डिवाइड करो तो उतना छोटा होता है क्या, एंगस्ट्रॉम। So it is the 1 by 10 की पावर -10th part of a meter. It is expressed by the symbol A ऊपर नॉट, A ऊपर नॉट, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है दोस्तों। और 1 एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इतना होगा, नैनोमीटर में बदलेंगे तो इतना होगा, और 1 माइक्रोन होता है इतना एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग, उसी के बाद है फर्मी। फर्मी का होता है 10 का पावर -12 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्मॉलर यूनिट्स और बिगर यूनिट्स हैं लेंथ का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग उसका वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखें पीछे क्या, यूनिट ऑफ लेंथ। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ मास। अब यूनिट ऑफ मास को देखते हैं। तो मास का ऐसा यूनिट हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, क्या होता है, केजी। क्या होता है दोस्तों, केजी, किलोग्राम। तो मास के भी कुछ क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। किलोग्राम के भी कुछ सब यूनिट्स होते हैं। मतलब फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर मासेस, अब छोटे छोटे मासेस का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किलोग्राम का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि किलोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए स्मॉलर यूनिट्स का मास को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा यूनिट, ग्राम या फिर मिलीग्राम। ग्राम या फिर मिलीग्राम। और ग्राम जो होता है 1 केजी का 1000 पार्ट होता है। 1 ग्राम इज द 1000 पार्ट ऑफ द किलोग्राम। 1 ग्राम जो होता है 1 केजी का 1/1000 पार्ट होता है, या फिर 10 की पावर -3 ग्राम केजी होता है। उसी तरीके से 1 केजी में कितना ग्राम होता है दोस्तों, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना केजी होगा, 10 की पावर -3 केजी होगा। उसी तरीके से मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम क्या होता है, तो मिलीग्राम 1 मिलीग्राम इज द 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द किलोग्राम। मतलब किलोग्राम का 1 मिलियंथ पार्ट होता है मिलीग्राम। मतलब 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -6 केजी होता है, और इसी को अगर ग्राम में बदलेंगे 10 की पावर -3 ग्राम होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। किलोग्राम के भी मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। द बिगर कॉमन यूनिट्स ऑफ मास यूज्ड इन डेली लाइफ आर क्विंटल, मेट्रिक टन। क्या बोल रहा है कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कि भैया एक कितना चावल आपका उपजा है आज, तो इतना क्विंटल मेरा चावल उपजा, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल। तो ये क्विंटल और टन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिगर यूनिट्स होते हैं मास के। और 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, और मेट्रिक टन में होता है 1000 केजी। कितना होता है दोस्तों, 1000 केजी। और ये 1000 केजी कितना के बराबर होगा, 10 क्विंटल के बराबर होगा। तो यहाँ पे मास के भी कुछ स्मॉलर यूनिट्स और बिगर यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब है हमारा टाइम। तो टाइम का ऐसा यूनिट हम लोग पीछे देख चुके थे, क्या था, सेकंड। पता है एक चीज आप लोग ध्यान से देखे होंगे, अभी आपने, मैंने जितना भी आप लोग को बताया उसमें एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे कि चाहे सीजीएस यूनिट हो, चाहे एमकेएस यूनिट हो, या फिर एफपीएस यूनिट हो, सब में टाइम का यूनिट सेम था, क्या था, सेकंड। और एसआई सिस्टम में भी टाइम का यूनिट क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ टाइम आर, टाइम के भी अदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होता है, सो वी यूज अदर यूनिट्स ऑफ टाइम सच एज मिनट, आवर, डे, मंथ, लूनर मंथ, ईयर, लीप ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। ये सारे जो हैं दोस्तों वो टाइम के ही अदर यूनिट्स हैं। तो 1 मिनट में, 1 मिनट इज द ड्यूरेशन ऑफ 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं दोस्तों, 60 सेकंड। उसी तरीके से 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है, 3060 सेकंड्स। मतलब 60 मिनट, 1 आवर में पहले मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट, फिर उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 into 60 सेकंड। उसी तरीके से 1 डे में कितना आवर होता है, 24 आवर होता है। तो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट वंस
ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। अब एक दिन क्या होता है, तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ही रोटेट होने में जितना टाइम लगाता है वही एक दिन कहलाता है, और वो कितना लगाता है दोस्तों, लगभग 24 आवर लगाता है। मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होने में 24 घंटा लगाता है, और वही हमारा एक दिन कहलाता है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में इतने मिनट्स होते हैं और इतने सेकंड्स होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब डिकेड क्या होता है, तो डिकेड इज जस्ट ऑफ 10 ईयर। 10 सालों के समूह को हम लोग डिकेड बोलते हैं। मतलब 10 साल अगर किसी चीज को बीते हुए हो गया तो बोलेंगे उसका एक डिकेड हो गया। एक डिकेड मतलब 10 साल, और डिकेड मतलब 10 साल। 10 साल को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 3.1536 इंटू 10 की पावर 8 सेकंड। अब लूनर मंथ क्या होता है, तो लूनर मंथ याद रखिए दोस्तों कि जो मून है हमारे अर्थ का एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में, सॉरी रिवॉल्यूशन, मान लीजिए ये हमारा अर्थ और ये मून का ऑर्बिट, तो ये मून एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में, ये मून जो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में जितना टाइम लेता है वही टाइम कहलाता है हमारा लूनर मंथ कहलाता है, और ये होता है लगभग 27.3 डेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, वन लूनर मंथ इज द टाइम in which the moon completes one revolution around the earth, and the period of revolution of the moon around the earth is nearly 27.3 days, और ये लगभग 27.3 डेज होता है, लगभग 4 सप्ताह होता है। तो वन लूनर मंथ में लगभग 4 वीक्स होते हैं। अब वन ईयर क्या होता है, वन ईयर इज डिफाइंड एज द टाइम। अब वन ईयर क्या होता है, तो अर्थ जो है हमारा अर्थ, ये मान लीजिए बीच में सन है, ये है हमारा, ये सन है और ये हमारा अर्थ। अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ लगाने में, सन के चारों तरफ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में अर्थ जितना समय लगाता है वही कहलाता है वन ईयर। और वन ईयर इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नियरली 365 डेज। तो वन ईयर में लगभग कितना होता है, 365 डेज होता है। तो आप लोग अब आप लोग ये भी सुने होंगे लीप ईयर दोस्तों, जिसमें कितना डेज होता है, 366 डेज होता है। तो आप लोग सुने होंगे कि अर्थ जो है एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगाता है, 365 दिन और कुछ 365 दिन और कुछ घंटे लगाता है अर्थ को कंप्लीट एक रोटेशन में, जो कि 4 साल के बाद वो घंटा जो मिल के क्या हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है, और वो एक दिन बढ़ जाता है। और वही जब एक दिन बढ़ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और फरवरी डेज में जो है वो 29 डेज हो जाता है फरवरी महीना में। तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें फरवरी के मंथ में 28 डेज होता है, लेकिन लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है उसमें 29 डेज होता है। इसीलिए टोटल कितने डेज होते हैं उसमें, 366 डेज होते हैं। और मिलेनियम क्या होता है, तो वन मिलेनियम में होता है 1000 साल। मिलेनियम में क्या होता है, 1000 साल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सेंचुरी, जिसमें कितना साल होता है, 100 साल। एक सेंचुरी मतलब 100 साल। हम लोग क्रिकेट देखते होंगे कि प्लेयर्स अगर मारते हैं, अपना सेंचुरी कंप्लीट कर लिया, सेंचुरी मतलब कितना कंप्लीट कर लिया, अपना 100 रन पूरा कर लिया, तो 100 साल मतलब एक सेंचुरी। यहाँ पे भी कुछ यूनिट्स है टाइम के दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मिनट है, आवर है, डे है, मंथ है, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स। यूनिट्स को लिखने के टाइम में कुछ जो बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी होगी, और आप लोग को पता है 99% बच्चे जरूर ये लिखने में गलत करते हैं। 99% बच्चों को पता ही नहीं होता कि यूनिट्स कैसे लिखा जाता है, वो लिख तो देते हैं पर गलत लिखते हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। तो किसी भी यूनिट का जो सिंबल होता है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं आया है, उसे हम हमेशा लोअर लेटर में लिखेंगे, मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि मीटर का एम, फॉर द सेकंड इज एस, स्मॉल एस। उसी तरीके से किलोग्राम केजी, क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट नहीं दिया है, इसीलिए इसका जो यूनिट हम लोग सिंबल लिखेंगे दोस्तों वो हमेशा लोअर केस में लिखेंगे। लोअर केस का मतलब यह है कि स्मॉल लेटर में लिखेंगे। बोल रहे थे सिंबल ऑफ यूनिट विच इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अब जो साइंटिस्ट दिया है कोई सिंबल, किसी यूनिट का सिंबल साइंटिस्ट दिया है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दोस्तों उसी का कैपिटल लेटर उसका यूनिट के उसका सिंबल कहलाता है। जैसे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लेटर है एन, उसका कैपिटल लेटर लिख दीजिए। उसी तरीके से जूल, वॉट, सबका उसी तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, थ्री, द फुल नेम ऑफ यूनिट। अगर किसी भी यूनिट का फुल नेम लिखना है, इवन व्हेन इट इज इवन व्हेन इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, और भले ही वो साइंटिस्ट के द्वारा वो यूनिट दिया होगा, तो इज रिटन विद अ लोअर इनिशियल लेटर, तो हमेशा उसको लोअर इनिशियल लेटर में लिखना होगा। जैसे कि न्यूटन ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से एनर्जी का यूनिट लिखेंगे जूल, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। पावर का यूनिट वही, ये सही है। वाट, ये सही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ए कंपाउंड यूनिट फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर यूनिट्स इज रिटन आफ्टर द। अब मान लीजिए कि न्यूटन मीटर, जो कि हमारा वक्डन का यूनिट होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे न्यूटन मीटर। हमेशा अगर दो यूनिट्स को, दो कंपाउंड के यूनिट साथ में लिखना है तो उसे हम डॉट से
या फिर क्रॉस से या फिर एक स्पेस देके हमेशा लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे लिखे न्यूटन और यहीं पे लिख दिए मीटर। न्यूटन लिख के थोड़ा-सा स्पेस देके मीटर। इस तरीके से लिखना सही होगा। नेगेटिव पावर इज़ यूज्ड फॉर कंपाउंड यूनिट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग वन यूनिट बाय अदर। अब नेगेटिव पावर जैसे कि यहाँ पे सेकंड नीचे है, मीटर का जो ये सेकंड डिवाइड हो रहा है तो इसका जो पावर लिखेंगे तो वो हो जाता है नेगेटिव पावर -1। तो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल सेकंड, तो इसको लिखेंगे जूल पर सेकंड। द यूनिट इन द शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटन इन प्लूरल। और अगर किसी भी यूनिट है, कोई भी यूनिट है दोस्तों, उसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिख रहे हैं तो कभी भी हम उसको प्लूरल नहीं लिखेंगे, न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, जूल्स नहीं लिखेंगे। हमेशा जो मीटर है तो मीटर ही लिखेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से इस तरीके से नहीं लिखेंगे दोस्तों 10 meters because ms would mean मीटर सेकेंड, क्योंकि ms यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ मीटर नहीं है बल्कि इसका मतलब समझा जाता है मीटर सेकेंड। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सेशन होता है कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये चीजों के बारे में लोग जो नहीं जानते हैं वो जान सकें। और अगर आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमें कमेंट कीजिए कि इस तरीके का वीडियो आप लोग को और चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए वो हमें बताइए, ताकि मैं आप लोग के लिए मेहनत करके वो वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। तो ज़रूर से ज़रूर। और आप लोग को अगर इस चैप्टर अगर ये पढ़ने में अच्छा लगा होगा और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम में जाके इस चैनल को सर्च करें और इसे जॉइन करें, वहाँ पे आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों।